So before continuing with this topic, next the making of national movement. Okay, let's briefly recall whatever we have discussed. So Arish, within 2 or 3 sentences, you can recall whatever we have discussed. Hanji beta. Yes, yesterday we had discussed that how the committee which was starting to form in the starting of the 1870s, and that committee lasted till the independence of India in the 1940s. It was a committee organized to fight against the Britishers and to make India independent country. Okay, anything else? Ma'am, that why the 1847 revolt was not very successful. Okay, good. So this is the time period that we are discussing, 1870 to 1947. 1857 की हमने क्या की थी, रिवॉल्ट, वो रिवॉल्ट थी, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट में कोई कमेटी नहीं बनाई गई, कोई एक पार्टी नहीं बनाई गई थी कि जो इस मूवमेंट को चलाएगी। इट वाज अ सीरीज ऑफ, हम कह सकते हैं कि इवेंट्स। इस टाइम पीरियड में क्या थी, एक सीरीज थी, अलग अलग तरह के बहुत सारे इवेंट्स हुए जिनको हमने ज्वाइंटली क्या नाम दे दिया, नेशनल मूवमेंट। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, ये कोई हम एक इवेंट नहीं कहेंगे कि ये सारी नेशनल मूवमेंट किसी एक पार्टी का या किसी एक ही पर्सन की सारी मूवमेंट है, या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने ही इसको नेशनल मूवमेंट को किया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज the combination of various series that led to our independence, जिससे हमारी इंडिपेंडेंस हुई। कॉन्टिन्यूस में काफी सीरीज थी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स जब थे इंडिया में तो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज थी, है ना, उनकी बहुत सारी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, डिफरेंट वो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, या फिर उनके जो रूल्स जो बनाते थे, जो लॉज बनाते थे, वो बहुत सप्रेसिव थे, है ना। तो ये सारी चीजें, इनका रिजल्ट क्या हुआ, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हुई। ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग, तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा। नेशनलिज्म मींस यूनिटी अमंग इंडियंस। दे वर फीलिंग कि चाहे कोई साउथ में से है, कोई नॉर्थ में से है, या कोई ईस्टर्न पार्ट में से, क्योंकि इंडिया की टर्म उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, ये इंडिया कौन यूज करता था, इंडिया वर्ड, जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो इंडस, जैसे हमने कह सकते कि जो मुगल एम्पायर में सारा एरिया आता था वो इंडिया हो गया, है ना, जो इंडस रिवर के इधर वाला एरिया हो गया वो सारा इंडिया हो गया। जो प्रेजेंट इंडिया वो नहीं था, प्रेजेंट इंडिया नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। इंडिया अभी शेप लेगा क्योंकि अभी नेशन बनेगा, पहले नेशनल मूवमेंट आई है, उसके बाद हमारा जो इंडिया एज ए नेशन है वो बनेगा। उससे पहले कोई कंट्री इंडिया का नाम नहीं था, ये तो ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया बोलना शुरू किया। इंडिया उन्होंने किसको बोलना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग डिफरेंट प्रोविंसेस थे, उन सभी प्रोविंसेस में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग राजा की रियासत थी। ठीक है, तो उन्होंने जिस जिस एरिया पे उनका कंट्रोल होता चला गया, इंडस रिवर के इधर वाला एरिया, तो सारा एरिया उन्होंने इंडिया बोलना शुरू कर दिया कि ये सारा इंडिया है। ठीक है, उसमें अलग अलग, लेकिन हमारे लिए उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर अलग अलग प्रोविंसेस थे, अलग अलग राजा की, रूलर्स की रियासतें थी वो। ठीक है, तो अब इसमें तब नेशनलिज्म की फीलिंग ये आनी शुरू हुई कि जो लोग यहाँ पर, चाहे वो किसी भी रीजन के हैं, किसी भी एरिया के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, वो सारे इंडियंस हैं। तब ये इंडियंस की फीलिंग आनी शुरू हुई, उनमें यूनिटी की फीलिंग आनी शुरू हुई, और उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू की। ठीक है, फिर हमने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पढ़े, जिनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था, सार्वजनिक, है ना, मतलब सार्वजनिक सभी लोगों के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की नहीं है, वो सभी लोगों की इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक जो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही टिल द इंडिपेंडेंस, उसके बारे में, कौन सी, कांग्रेस। और ये कांग्रेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें देयर वर डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, है ना,
ऑल ओवर इंडिया हम कह सकते हैं कि इसमें डेलीगेट्स जो थे, डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव, वो इंक्लूड किए गए, इसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने ऐड किए, मतलब और कुछ एफर्ट्स थे जैसे एओ ह्यूम के एफर्ट्स थे, ठीक है, और बहुत सारे लीडर्स इसमें एक जगह पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसपे सारे लीडर्स इकट्ठे हुए, ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया। और ये कांग्रेस की जो हम कह सकते हैं कि एस्टैब्लिश हुई, ये कांग्रेस जब एस्टैब्लिश हुई तो उससे पहले 1870s के टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा हुई या लोगों को एक जरूरत फील हुई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, ठीक है। तो उसमें हमने 1870s में कुछ डिफरेंट एक्ट्स देखे कि कौन कौन से एक्ट उस टाइम पे पास हुए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कांग्रेस की पॉलिसीज कैसे रही, कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई, ठीक है, ऑल लेवल मतलब ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये बन गई है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगी, ठीक है, कि क्या क्यों बनाएगी, बनाई किस क्यों गई थी, सभी इंडियंस के लिए बनाएगी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट आवाज उठाना चाहते थे, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं कि ये जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी इनके अगेंस्ट कांग्रेस ने ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी इनके अगेंस्ट क्या एफर्ट किए या इसकी जो बनाई भी गई थी तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट हमारा हेडिंग है नेशन इन मेकिंग। तो इससे पहले ये जो छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है ये है हु डिड कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, कि ये जो कांग्रेस बनाई गई थी ये किसके लिए है, किसके लिए है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है ये कांग्रेस। तो कांग्रेस में किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, नॉट ओनली ऑफ वन क्लास, ठीक है, लेकिन सभी जितने भी हमारे इंडिया के डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी में मतलब चाहे वो अलग रिलीजन की है या अलग रीजन की है, किस जगह की कम्युनिटी है, तो वो सारी किसका पार्ट है, इस कांग्रेस का पार्ट है, ठीक है। तो अब कांग्रेस की एक नेशन बन रहा है ना, अब कांग्रेस बन गई है, ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में भी और साथ ही साथ एक नेशन कैसे बन रहा है, सभी लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, ठीक है। नेशन इंडिया पहले नहीं है, अब नेशन की एक हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन रखी जा रही है, वो कैसे रखी जा रही है। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं ना कि कांग्रेस सबसे पहले ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना। तो अब इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके मेथड्स क्या थे, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया है कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये जो कांग्रेस अब बनी, ये कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ये कैसी थी, मॉडरेट थी अपने ऑब्जेक्टिव्स में। मॉडरेट मींस कि बहुत हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ये ज्यादा जो भी बात करती थी बहुत आराम से करती थी। मॉडरेट इन बिटवीन का होता है कि ना तो वो ज्यादा हार्श है ना ही ज्यादा ना ज्यादा हार्श र्यूडली बोल रही है ना ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है, मॉडरेट है। तो इसमें हिंदी में इसके वर्ड यूज किए गए हैं नरम दल, ठीक है। नरम दल मतलब ये कांग्रेस का ऐसा पार्ट था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि जरूर क्रिटिसाइज जरूर कर रहे थे लेकिन इन सॉफ्टर वॉइस, ठीक है। तो मॉडरेट थे अपने ऑब्जेक्टिव्स में और मेथड्स में भी। इसका किया क्या, मतलब इसकी पॉलिसीज कैसी रही, या जो इसके फर्स्ट हम 20 इयर्स की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के फर्स्ट 20 इयर्स आफ्टर व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसने क्या डिमांड किया, इसने डिमांड किया ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस। इट डिमांडेड, इसकी डिमांड क्या थी कि इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस उस टाइम पर क्या थे, गवर्नमेंट का एक हिस्सा थे, उस टाइम पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो रहे थे, जो उसको क्लियर कर लेते थे उनको गवर्नमेंट की अलग अलग जॉब्स वगैरह दी जाती थी, ठीक है। और गवर्नमेंट जो लॉयर्स वगैरह बन जाते थे या कुछ भी जो जैसे कुछ उस टाइम पर इलेक्शंस भी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करवाने शुरू कर दिए थे कि चलो हम इंडियंस को ऐसा लगे कि हाँ हम इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब ये कांग्रेस की ये डिमांड थी कि ग्रेटर के इंडियंस के लिए गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में और ज्यादा हम अपॉर्चुनिटीज लेके आए ताकि उनकी आवाज ज्यादा हो। ग्रेटर वॉइस मतलब उनको ज्यादा और मौके मिले। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए हैं। जैसे आज भी क्या है, लेजिस्लेचर है,
है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। तो उस टाइम पर भी लेजिस्लेचर बनाई गई थी, नो डाउट। सारा रूल किसका था? अंडर द रूल ऑफ क्वीन, ठीक है, ब्रिटिशर क्वीन के अंडर ही सारा रूल चल रहा था यहाँ पे 1857 के बाद। लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव इंडिया में भी काउंसिल बनाई जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, मतलब और ज्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स उसमें ऐड किए जाएं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको और ज्यादा पावर दी जाए, ठीक है। और जितने प्रोविंसेस में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो तो ठीक है, जहां नहीं भी है वहां भी इंट्रोड्यूस की जाए, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड थी। दूसरा, उन्होंने ये भी डिमांड किया कि इंडियंस को हाई पोजीशंस दी जाएं, मतलब इंडियंस की जो जॉब्स इंडियन को दी जाती है तो हाई पोजीशन पे मोस्टली ब्रिटिशर्स को जॉब्स दी जाती थी, लोअर पोजीशंस पे इंडियंस को मिलती थी। तो उन्होंने डिमांड किया कि हाई पोजीशंस जो है वो भी इंडियंस को दी जाए। और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जैसे आजकल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं आफ्टर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसकी फाउंडेशन उसी टाइम पे रखी गई थी, मतलब उस टाइम पे ये स्टार्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ही। तो ये तब से चला आ रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रही, है ना। तो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो था उस टाइम पर लंदन में होता था, तो उन्होंने डिमांड किया कि ये इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो फिर एग्जाम देने के लिए लंदन जा ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये इंडिया में हो ताकि और ज्यादा लोगों को इसकी अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो भी एग्जाम दे सके। तो ये स्टार्टिंग में इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जब ये बनी कांग्रेस, और साथ साथ में इसकी बहुत सारी डिमांड्स हैं वो भी हम देखते हैं। और इन्होंने कहा, अब ये जो सारी डिमांड्स थी ये थी कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी क्या हो, ग्रेटर वॉइस हो। दूसरा, इन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में प्रॉपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं ब्रिटिशर्स, उनकी थोड़ी सी इंडियनाइजेशन हो। अब इंडियनाइजेशन कैसे, कि जो इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं वो किसको दी जा रही थी, इंपॉर्टेंट जॉब्स ब्रिटिशर्स को दी जा रही थी, जैसे हाई पोस्ट वाली होगी ना, तो उन्होंने कहा कि वो सभी इंडियंस का उस पे हक हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इसमें कहा गया कि कोई जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होगी, जैसे जजेस वगैरह की ज्यादा हाई पोस्ट होगी, तो वो इंडियंस को नहीं दी जाए, तो उनको वो चीज भी दी जाए, ठीक है। और दूसरा, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स बाहर से आते हैं, इंडियंस को जॉब नहीं देते, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ पे आके वो जॉब करते हैं, और जो उनकी सैलरी होती है वो कहाँ भेज देते हैं, घर वापस। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, सारा इंग्लैंड को, मतलब इंडिया का मनी सारा इंग्लैंड में जा रहा है, तो यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो इसको कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा, यहाँ जब इंडियनाइजेशन होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, जब इंडियंस को ही जॉब मिलेंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, तब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कम हो जाएगा। दूसरी उनकी डिमांड थी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जैसे अभी हमें पता है हमारे इंडिया में जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, सभी सेपरेटेड हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि सेपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो सेपरेशन होनी चाहिए। और जो आर्म्स एक्ट पहले हमने पढ़ा तो उसको भी वापस ले गवर्नमेंट, ठीक है। और जो फ्रीडम, जैसे वर्नाकुलर एक्ट पास किया गया था उसमें फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो भी मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी भी कांग्रेस ने डिमांड की। और इन डिमांड के साथ साथ कांग्रेस ने एक और जो डिफरेंट इश्यूज थे, इकोनॉमिक इश्यूज, उसके बारे में भी उसने अपनी आवाज उठाई। जैसे कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स रूल जब से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ ना, तो हमारे कंट्री में गरीबी, फेमाइन्स ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, पावर्टी, फेमाइन ये बहुत बढ़ गए हैं। लैंड रेवेन्यू इतना इंक्रीज हुआ है, जो हमने पिछले टॉपिक्स में किया, लैंड रेवेन्यू में बहुत इंक्रीज हुआ है। जो पीजेंट जमींदार वो दोनों ही काफी उससे गरीब हो गए हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इससे इंडिया में क्या हो गई है, फूड शॉर्टेज हो गई है। जो इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे इंडिया में क्या हो गई है, फूड शॉर्टेज हो गई है। तो कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो ये कांग्रेस की अब नेक्स्ट डिमांड थी, क्योंकि ये सारे उसने कहा कि ये सारे इश्यूज हैं इंडिया में,
तो उसने ये डिमांड की कि रेवेन्यू कम किया जाए, जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम किया जाए, ठीक है। लैंड रेवेन्यू कम करने के बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे जो इतना खर्चा हो रहा है उसको कम किया जाए, इरिगेशन पे ज्यादा हम कह सकते हैं कि और फंड्स लगाए जाएं, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने कई रेजोल्यूशन भी पास किए, ठीक है। कांग्रेस की पार्टी ने कई रेजोल्यूशन भी पास किए, जैसे कि साल्ट टैक्स से रिलेटेड, फिर इंडियन लेबरर्स को जैसे बाहर लेके जाया जाता था तो उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था, उससे रिलेटेड, फिर जो फॉरेस्ट डिवेलर्स थे, फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, उनसे जिन लोगों को नुकसान हो रहा था उनसे रिलेटेड उन्होंने कई तरह के रेजोल्यूशन पास किए, ठीक है। तो इन सारी ये जो चीजें हैं इनसे हमें क्या लग रहा है कि ये जो कांग्रेस के इट वॉज ए बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलीट, इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस इट वॉज अ बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलीट। ये टर्म हमने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन से लोग बना रहे थे? हाँ जी आरिश। मैम इसका मीनिंग है कि जो एजुकेटिव पीपल थे, जिनको थोड़ी नॉलेज थी लॉज वगैरह की, वो आगे आ रहे थे इनमें, ताकि वो अपना थोड़ी इंडिपेंडेंस में अपना रोल करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाएगा? जो एजुकेटेड होगा, जिसको पता होगा, ठीक है, कि हमने हमारा गोल क्या है, हमने किस गोल को अचीव करना है, या ब्रिटिशर्स अगर इस तरह से कर रहे हैं तो उनके साथ हमने कैसे, उनकी कौन सी गलत पॉलिसीज हैं, किनको आगे लेके आना है। क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन थे, एजुकेटेड और एलीट, एलीट मतलब कि वो कोई भी पुअर पर्सन नहीं है, रिच पर्सन थे ये सारे, ठीक है। ये सारे जितने भी ग्रुप थे, कांग्रेस के जितने मेंबर्स थे, ये सारे रिच पर्सन्स थे, एलीट पर्सन्स थे और एजुकेटेड भी थे। क्योंकि जो पुअर पर्सन्स हैं वो तो अपनी रोजी रोटी में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास इतना इस डिफरेंट, ये जो हम कह सकते हैं कि इसके लिए अलग से टाइम चाहिए, तो वो अपनी रोजी रोटी में इतने बिजी होंगे कि इधर के लिए अलग से पार्टी बना के तो फिर उसमें अपना इतना टाइम डिवोट वो नहीं कर पाते। तो मोस्टली ये एजुकेटेड एलीट की ही बॉडी थी जो इसके मेंबर्स थे। लेकिन फिर भी जो उनके हमने जितने अभी ऊपर देखे कि क्या क्या डिमांड्स इन्होंने की, कौन कौन से इशू इन्होंने रेज किए, तो इन सबको पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि ये सिर्फ इन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप या जमींदार इंडस्ट्रियलिस्ट इनकी बात नहीं की, बल्कि इन्होंने सबकी बात की कि जमींदार इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोफेशनल ग्रुप सिर्फ इनकी बात नहीं की, बल्कि जो कॉमन लोग थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, उनकी भी कांग्रेस ने बात है वो आगे रखी, ठीक है। तो यहां तक हमें ये पता चल रहा है। अब ये जो मॉडरेट्स थे, जिनकी हमने कहा कि कांग्रेस स्टार्टिंग में क्या थी, मॉडरेट थी, तो ये सारे जो लीडर्स थे जिसके हमने स्टार्टिंग में नाम पढ़े, वो सारे लीडर्स कौन से थे? मॉडरेट लीडर्स। और वो मॉडरेट लीडर्स साथ ही साथ उनका एक और क्या था ऑब्जेक्टिव? दे वांट टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस। लोगों में क्या अवेयर करना चाहते थे वो? कि ब्रिटिशर्स का रूल अनजस्ट है, जस्ट नहीं है। वो ये जस्ट नहीं कहते थे कि ब्रिटिश का रूल जो है वो बहुत ठीक है, वो उसको अनजस्ट नेचर की रूल तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रूल करने का तरीका है वो गलत है। और ये जो अपनी वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? अलग अलग न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में बता रहे थे, या आर्टिकल्स लिख के, या मतलब ये डिफरेंट कि ब्रिटिश जो रूल है वो किस तरह हमारी कंट्री को बिल्कुल र्यून कर रहा है, खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें मॉडरेट लीडर्स जो थे ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, और साथ ही साथ ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे ये मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, डिमांड्स क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब ये मॉडरेट लीडर्स का एक और व्यू पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि मॉडरेट लीडर्स क्या सोचते थे। अब ये पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी सारी कमियां बता रहे हैं, और उनकी कमियां बताने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों की राय बना रहे हैं ब्रिटिशर्स के बारे में कि ब्रिटिशर्स जो है उनका रूल अनजस्ट है। लेकिन साथ ही साथ में उनका क्या बिलीव था कि ब्रिटिशर्स हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, जस्टिस। अब ये क्या, इसका क्या मीनिंग है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो फ्रीडम, अब ये हमें पता है कि हमें फ्रीडम मिली हुई है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम, जस्टिस, ये सारे राइट्स हमें दे रहा है। और उस टाइम पर ये सारे जो आइडियाज थे ना, ये सारे आइडियल्स स्टार्ट कहाँ से हुए?
ये सारे आइडियल्स जो थे, ये सारे आइडियल्स वहां ब्रिटिशर्स में भी थे, क्योंकि उस टाइम पर वहां पे भी रेवोल्यूशन हुई थी, तो वो इन सारे आइडियाज को फॉलो करते थे। इट मींस कि उनका विश्वास था कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये जो एजुकेटेड एलिट थे, इन्होंने भी सोचा कि ठीक है, ब्रिटिशर्स अगर उनके अपने कंट्री में सब लोगों को फ्रीडम और जस्टिस मिल रहा है, तो इट मींस दे हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स। तो इट मींस उनके मन में ये जो आइडियल्स हैं, ब्रिट फ्रीडम जस्टिस, इनके लिए रिस्पेक्ट है। तो इसलिए अगर ये जो मॉडरेट्स हैं ये डिमांड करेंगे जस्ट डिमांड्स, तो अगर ये डिमांड करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको वो फुलफिल करेगी। बस गवर्नमेंट को थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है कि इंडियंस लोगों की फीलिंग्स क्या है। तो ये मॉडरेट्स का थोड़ा सा व्यू पॉइंट है कि मॉडरेट्स की हमने देखिए कितनी सारी डिमांड्स हैं कि इंडियनाइजेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ और इंडियंस की ज्यादा हाई पोजीशंस होनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको रेज करना है, ठीक है, कुछ रेजोल्यूशन उसने पास किए, और भी बहुत सारी डिमांड्स थी। तो ये सारी डिमांड्स वो गवर्नमेंट के आगे रख रहे थे और वो कहते थे कि ये सारी क्या है, हमारी जस्ट डिमांड्स हैं, ये जस्ट डिमांड्स हैं। और अगर हम गवर्नमेंट इसके बारे में अवेयर नहीं है कि हमारी इंडियंस की क्या फीलिंग्स हैं, तो हम गवर्नमेंट को अवेयर करवा रहे हैं इन फीलिंग्स से, और गवर्नमेंट के मन में इन फीलिंग्स के लिए रिस्पेक्ट है, फ्रीडम जस्टिस के लिए रिस्पेक्ट है, तो ये गवर्नमेंट इनको जरूर मानेगी। ठीक है, तो ये मॉडरेट्स। अब इसी के साथ एक और नया जो नेक्स्ट हेडिंग है कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये आइडिया भी डेवलप होना शुरू हो गया। अब फर्स्ट 20 इयर्स में तो ये जो हमने कहा ना कि फर्स्ट 20 इयर्स में ये कांग्रेस की पॉलिसीज थी, ऑब्जेक्टिव्स थी जो कि चलती आ रही थी। अब 1890 में कुछ जो इंडियंस थे उनको कांग्रेस के ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये जो उनकी पॉलिसीज थी, मेथड्स पे, उस पे थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया। तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट दिस पॉलिटिकल स्टाइल। जैसे बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है, इन 3 एरियाज में लीडर्स हैं जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये 3 लीडर्स थे, इनके जो आइडियाज थे ये बिल्कुल जो कांग्रेस के अभी तक आइडियाज हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे, और वो चाहते थे कुछ और मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक हम मॉडरेट मतलब कि वो ज्यादा मतलब नरम है, वो अपने स्वभाव में दे आर मॉडरेट, बट ये जो नेक्स्ट अभी ये जो लीडर्स आ रहे हैं, तो ये लीडर्स क्या थे, देवर मोर रेडिकल, उनके ऑब्जेक्टिव्स रेडिकल थे। मतलब हिंदी में इन दोनों के लिए वर्ड यूज किया गया था नरम दल और गरम दल। मतलब ये लोग थे थोड़े काफी उग्र थे, ठीक है, वो थोड़े वायलेंट मीन भी यूज करना चाहते थे कि इस तरह वो ये नहीं विश्वास रखते कि जो कांग्रेस है मॉडरेट्स हैं, वो मॉडरेट्स क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के आगे, डिमांड्स ही कर रहे हैं। कभी वो पेटिशंस लिखते हैं, कभी वो रिक्वेस्ट करते हैं, कभी उनको वो लेटर्स लिखते हैं। तो ये सारी उनकी पॉलिसी क्या है, ये सारी उनकी पॉलिसी एक प्रेयर की पॉलिटिक्स है। तो ये जो लीडर्स थे ये इनके ऑब्जेक्टिव कुछ रेडिकल थे, ठीक है, तो ये रेडिकल, अब ये मॉडरेट के साथ एक और वर्ड क्या आ गया, रेडिकल। अब ये रेडिकल्स आ गए, अब ये जो लीडर्स हैं तो इन लीडर्स को क्या कहा जाने लगा, रेडिकल्स। ठीक है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में बाल पाल लाल ये टर्म भी यूज की जाती है इनके लिए। ठीक है, ये मतलब जैसे विपिन चंद्र पाल का पाल बाल, ठीक है, ये कई बार वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि हु आर द बाल पाल एंड लाल। ठीक है, तो ये तीनों, तो ये बाल पाल लाल, तो ये तीनों जो लीडर्स थे इनको रेडिकल लीडर्स भी कहा जाता है। तो इनके रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, तो दे वांट टू मोर फायर्स, मींस कि ये नहीं कि हम प्रेयर नहीं करेंगे उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दे एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, बल्कि हमें खुद अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हम उनके ऊपर क्यों डिपेंड हो, है ना। तो एक तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स को, जो उनकी ये पॉलिटिक्स थी प्रेयर की। उन्होंने किसको एम्फेसाइज किया, सेल्फ रिलायंस को, कि हम खुद अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट हो, हम खुद ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, हम खुद पॉलिसीज बनाएं अपने कंट्री के लिए। सो व्हाई वी शुड डिपेंड ऑन दिस ब्रिटिशर्स, हम इनके ऊपर डिपेंड क्यों करें। ठीक है, वी मस्ट रिलाई ऑन आवर स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखें, उन ब्रिटिशर्स के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारे लिए इस तरह के लॉज पास करें।
ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि वी शुड नॉट रिलाई ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो कौन कर रहे थे, ये जो मॉडरेट्स थे वो यही सोचते थे ना कि ब्रिटिशर्स कौन है, ब्रिटिशर्स उनकी पास रिस्पेक्ट है इन आइडियल्स के लिए और उनको अवेयर करेंगे तो वो हमारी डिमांड्स को मान लेंगे, है ना। लेकिन रेडिकल्स ने क्या कहा, रेडिकल्स ने कहा कि वी मस्ट रिलाई ऑन आवर स्ट्रेंथ नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्लोगन था फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, तो ये स्लोगन किसने रेज किया, तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये स्लोगन रेज किया कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और दे मस्ट फाइट फॉर स्वराज, और उनको किसके लिए फाइट करनी है, स्वराज के लिए, दे मस्ट फाइट फॉर स्वराज। क्लियर। अब इस स्लोगन का क्या मीनिंग है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट। हाँ जी प्रभशरण, यस बेटा, हाँ जी प्रभशरण, इसका क्या मीनिंग है, ये जो स्लोगन है कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, सिंपल सा सेंटेंस है, क्या मीनिंग है इसका। हाँ जी, एनीवन। हाँ जी, ओनली आरिश विल गिव आंसर। आगे तो बेटा अकुल आप भी रिस्पॉन्स करते थे, अब इन्होंने भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, अकुल, हरमन, हाँ जी, तरन्या, परी, ये स्टूडेंट तो पहले रिस्पॉन्स कर रहे थे, अब ये भी नहीं रिस्पॉन्स कर रहे। हाँ जी अर्श, अकुल आपकी वीडियो ऑन नहीं है बेटा, वीडियो ऑन होनी चाहिए आपकी। एंड अर्शप्रीत यू आर ऑल्सो। हाँ जी अर्शप्रीत। मैम दिस स्लोगन मींस दैट मैम बर्थ से ही हमारा फ्रीडम का हमें मैम राइट है, तो मैम हमें हमारे पास वो होनी भी चाहिए, तो और मैम इससे कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। तो ये अब तिलक ने ये स्लोगन, उन्होंने ये नारा लगाया कि ये आजादी तो हमारा बर्थ राइट है, मतलब जन्म से ही हमें ये अधिकार हमारे पास है, और ये मैं लेके ही रहूंगा। किससे लेके रहूंगा, ब्रिटिशर से, क्योंकि वो हमारे इस राइट को क्या कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, जबकि हम उन्हें ये राइट नहीं देंगे। तो इस तरह अब ये दो हमारे पास कांग्रेस के लीडर्स ग्रुप्स हो गए। कई बार इसमें डिफरेंस भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, है ना। तो ये जो ऊपर थे मॉडरेट्स थे और ये रेडिकल, तो डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स, तो ये भी आ सकता है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर। हाँ जी लविश, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी मैम वो कुछ नहीं मैम, वो आंसर देने के लिए किया था तेरा। ओके, रिपीट द आंसर, बोलो। मैम फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब कि जो हमारा फ्रीडम है वो हमें बचपन से ही मिलता आ रहा है, तो हमें फ्रीडम होना चाहिए, हमें राइट होना चाहिए। ये इसका ये मीनिंग नहीं होगा कि बचपन से मिलता रहे, कि जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, तो फ्रीडम तो उसका बर्थ राइट है, वो जब जैसे इस दुनिया में आया तो उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि फ्रीडम उसको मिलेगी मिलेगी, ठीक है, कि कोई उसको और दूसरा पर्सन उसको कर्टेल नहीं कर सकता। तो जब फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, अधिकार है, ठीक है। हाँ, कि एवरीवन हैज, उसने ये स्लोगन दिया कि अब ये तो ठीक है, ये डिफरेंट थ्योरी हो जाती है, एक पूरी की पूरी थ्योरी है जो उन्होंने पूरी रेस भी की है, तो हमने सिर्फ इस स्लोगन को ही फोकस करना है कि उन्होंने कहा कि अब ये आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूंगा, ये नारा दे दिया। और सभी लोगों ने, जो रेडिकल लीडर्स थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे कल, और साथ साथ में इसको स्टडी जरूर करते रहना बेटा, ठीक है। जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ में जितने हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको साथ साथ में देखते रहो, अगर कोई डाउट होता है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू बेटा।